अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद जो स्पीड टाइम ग्राफ है, बेसिक चीजें अब सारी डिस्टेंस टाइम वाली हमने अप्लाई करनी होगी। कुछ चीजें जैसे अभी आपने एरिया अंडर द कर्व का कहा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, वैसे हर ग्राफ में चाहे कोई भी ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम के अलावा कोई भी आप क्वांटिटी का ग्राफ देख रहे हो, तो हर ग्राफ में आप दो चीजें खुद से चेक कर सकते हो हमेशा। एक ग्रेडियंट जैसे हमने यहाँ पर किया था, और दूसरा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। तो किसी ग्राफ में ऐसा होता है कि दोनों आपको वेरिएशन से दो नई क्वांटिटीज मिल जाती हैं। किसी ग्राफ में ऐसा होता है कि किसी एक वेरिएशन से एक क्वांटिटी मिल जाती है। और किसी में ऐसा होगा कि आपको दोनों से दो क्वांटिटीज मिल जाएंगी। ठीक है। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें ग्रेडियंट से एक क्वांटिटी मिल गई, लेकिन अगर आप यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते फॉर सपोज, ठीक है, अगर आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करते तो आपको क्या मिलता है, ये अभी हम स्पीड टाइम ग्राफ के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको एक डिफरेंस पता चल सके कि इसमें एरिया क्यों फाइंड आउट नहीं किया था और स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड क्यों करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ में भी सेम सिनेरियो उसी तरह से स्टार्ट होगा। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रख लेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और स्पीड को वाई एक्सिस पे रख लेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी। और पहले बेसिक रिप्रेजेंटेशंस डिस्कस करते हैं। सर, ये आज मोशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा ना? हाँ, ये ग्राफ और स्टार्टिंग मोशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो फिर हम फोर्सेस को कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ। तो क्योंकि मोशन कंप्लीट हो गया मतलब हाँ, पूरा? मोशन जो स्टार्टिंग वाला है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस और मोशन ऐसे चैप्टर्स हैं, इनकी एग्जांपल्स किसी के साथ भी लिंक की जा सकती है, जैसे एनर्जी के साथ भी लिंक किया जा सकता है इसे। लेकिन इंडिविजुअल अगर आप चैप्टर देखो तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसके अपने चैप्टर से ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यही सब आते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद फ्री फॉल मोशन हम डिस्कस करेंगे। वो फोर्सेस और मोशन दोनों में आप उसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए पहले हम फोर्सेस का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फ्री फॉल मोशन को डिस्कस करेंगे। वो भी क्योंकि एक रिपीटेड आइडिया है, पास पेपर्स में बहुत बार वो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा रिपीटेड फॉर्म में। अब यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड टाइम ग्राफ किस चीज के लिए होता है? वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? इसमें आप बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें से स्पीड या वेलोसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इन दोनों के लिए होता है, और डिस्टेंस भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जितनी क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं तीनों इसमें आ जाएंगी। ठीक है। ओके। अच्छा, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशंस आपको बिल्कुल वैसी मिलेगी, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता जाएगा। जैसे हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। क्यों? कि सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे कांस्टेंट स्पीड का। अब तो ये कौन, -1 क्यों है? मीटर पर सेकंड और उसकी पावर -1 क्यों है? क्योंकि हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, यानी डिनोमिनेटर में सेकंड आना चाहिए। लेकिन अभी मैंने सेकंड को मीटर के साथ लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब आपके पास क्वांटिटी इस तरह से हो, और आप उसे इस तरह से लिखना चाह रहे हो एक लाइन में सिंपल, तो इसकी पावर जो है यहाँ पर थी +1, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 पॉजिटिव, ऊपर आएगी तो -1, इस वजह से। ठीक है। ओके। हम्म। ठीक है, वो एक ऑलरेडी स्लैश लगा हुआ है, तो एक और स्लैश होता तो फिर बाद में अक्सर डाउट होता है कि ये हमने क्या लिखा था, कि दो बार इसमें डिनोमिनेटर मार्क कर दिया। तो इस वजह से मीटर पर सेकंड सिंपल लिखा है। पहली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आ गई आपके पास, सिंपल वही स्ट्रेट लाइन की तरह। अब रिप्रेजेंटेशन वही है पुरानी, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम इस फर्स्ट वाले ग्राफ को
जीरो एक्सेलरेशन कहें तो वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज नहीं आएगा। तो आप इसे जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ भी कह सकते हो। ठीक है। तो अगर कहीं पर जीरो एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, जैसे कांस्टेंट स्पीड का, क्योंकि स्पीड चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आती है, वरना नहीं। सर इसे कांस्टेंट कह सकते हैं कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या स्पीड, दो चीजें अलग हैं अब। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ अभी आगे बनेगा, तो वो बनेगा तो फिर आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। जैसे अभी नेक्स्ट वाला आप ग्राफ देखो, वो ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। सर तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो कांस्टेंट स्पीड होगा? वो कांस्टेंट स्पीड होगा, क्योंकि आप उसमें देखो वाई एक्सिस पर स्पीड है, तो स्पीड की हमने एक वैल्यू सेलेक्ट की उसमें, और वही वैल्यू चलती जा रही है, तो यानी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। ओके। कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब आपने याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन एक अलग चीज है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी या स्पीड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन तब आएगी। जैसे आपने ब्रेक लगाई तो चेंज आ गया, आपने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया कार को, चेंज आया स्पीड में रेस्ट से। तो इन सब कंडीशंस में एक्सेलरेशन हो रही है। लेकिन अगर आप एक ही स्पीड से चल रहे हो, आपका स्पीडोमीटर एक ही स्पीड आपको दिखा रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब आप पैडल को एक जगह रखोगे, एक्सेलरेटर जो होता है कार का, तो आप ये समझो कि कांस्टेंट स्पीड होगी इस वक्त। लेकिन जब आप उस पैडल को पुश या रिलीज कर रहे होगे तो उस वक्त एक्सेलरेशन होगा, यानी स्पीड में चेंज आ रहा है। ठीक है। ओके। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया। तो वेलोसिटी और टाइम दोनों चीजें एक जैसा चेंज हो रही है, इक्वल। सही है। और यस। फाइनल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सेम वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व होगा। एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो सकती है और दूसरा इंक्रीजिंग हो सकती है। सर अगर वो वैसा ही होता एग्जैक्टली जैसा आपने सेकंड वाला बनाया, लेकिन मतलब दूसरी तरफ से डिसेलरेट करा होता, तो हम ऐसे बोलते हैं कि कांस्टेंट डिसेलरेशन। बिल्कुल। बिल्कुल हम उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे, या नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है। जब तक कर्व नहीं होगा तब तक वेरिएबल नहीं होगा, जब कर्व हो गया तो वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन। और जो इसमें ब्लू वाली लाइन है बेसिकली, वो मतलब पहले तेजी से ऊपर गई है, उसके बाद डिक्रीज हो गई। ठीक है। इसका मतलब है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बिल्कुल। तो वो लास्ट में डेसेलरेट करता हुआ आपको नजर आएगा ग्राफ, मतलब पूरा कर्व डेसेलरेशन की तरफ जा रहे हैं। या आप उसे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। अभी फिलहाल हम जर्नल रिप्रेजेंटेशंस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस जो लिख दिया हमेशा वही लिखेंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट से भी जो हमने पढ़ा है, जो भी स्टेटमेंट बनती है वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है। जैसे से डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, डेसेलरेशन भी लिख सकते हैं। और जो पर्पल वाली लाइन होगी उसमें इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब आपके पास स्पीड इंक्रीज होता ही इंक्रीज होगी, यानी चेंज इन स्पीड इंक्रीज की फॉर्म में होगा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज इन स्पीड। लेकिन अगर आपके पास स्पीड में डिक्रीज आया तो वो डेसेलरेशन की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी डेसेलरेशन हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट है, हम्म। बस क्वांटिटीज चेंज हो गई। अब मेन उसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि ग्रेडियंट और एरिया अंडर द कर्व हम कब फाइंड आउट करते हैं। आप हर ग्राफ के लिए कर सकते हो, किसी में आपको मना नहीं है। ठीक है, जब आप खुद करोगे तो आपको खुद आइडिया होता जाएगा चीज़ों का कि कहाँ लिखना चाहिए और कहाँ पर नहीं। जैसे पहले अगर यहाँ पर इसमें ग्रेडियंट की बात करें, तो पहली चीज़ चेक की जाती है ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जब हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करके आप चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा ये एक्सेलरेशन के इक्वल है, y2। और y की जगह पर सिंपल वेलोसिटी गिवन है इस बार, और यहाँ पर टाइम गिवन है, चेंज इन टाइम। तो इन शॉर्ट ये क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी एक्सेलरेशन के। अभी तो हमने क्वांटिटीज बहुत सारी पढ़ी नहीं है, जैसे जैसे ऐड होंगी ना फिर आपको आगे वाले ग्राफ्स में भी ये चीज़ दोबारा से कहीं पर एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमें ग्राफ कैसे रीड करना होता है। अभी जैसे यहाँ पर वैसे ग्रेडियंट वाला तो आपको पता चल गया, y अपॉन एक्स है। y पर जो क्वांटिटी है उसे x वाली क्वांटिटी से डिवाइड करके देखेंगे कि वो किसी के इक्वल आती है या नहीं, सिंपल। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है इस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने से आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हर ग्राफ में ऐसा नहीं होता कि इस दोनों क्वांटिटीज से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है स्पीड टाइम एरिया अंडर द कर्व का। एरिया, तो इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा ना, कि अगर एक्सेलरेशन में माइनस में आ रही है वैल्यू तो डिसलेरेशन होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नेगेटिव लिखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आपके पास डिसलेरेशन का वर्ड वो लिख कर देंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, अंडरस्टूड होगा कि नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। जैसे कल भी ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो उसमें माइनस आ रहा था एक जगह पर चेंज इन मोमेंटम में, लेकिन हमने लिखा नहीं था क्योंकि वो अंडरस्टूड बात होती है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ये पता चलेगा कि वैल्यू कम हो रही है इसलिए नेगेटिव साइन आया है। लेकिन आपको पता है कि स्पीड में और इन क्वांटिटीज में नेगेटिव, ये मतलब नेगेटिव का मतलब एक तो ये होता है कि आप ऑपोजिट चले गए बिल्कुल। ठीक है, दूसरा मतलब ये होता है कि जो वैल्यू थी आपके पास आप उससे भी डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि ऐसा केस नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे उधार लेने वाली एक लोन लेने वाला केस होता है कि आप बिल्कुल जीरो पर हो, आपने लोन किसी से कैरी किया, अब वो आप नेगेटिव पे चले गए, मतलब पहले आप लोन रिकवर करके दोगे, फिर आप वापस जीरो स्टेट पर आओगे। तो इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये लोन स्टेट में चला जाए, कि इसके पास डेफिशिएंसी हो गई किसी चीज़ की, बस ये डिक्रीज हो रहा होता है इसलिए नेगेटिव आता है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा, एरिया अंडर द कर्व चेक करने के लिए सबसे इजी आप शेप ले लो, रेक्टेंगल ले लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, कोई भी शेप आप एक चेक कर लो। जैसे अगर हम रेक्टेंगल चेक करते हैं, तो अब यहाँ पर एक क्वांटिटी टाइम है, एक क्वांटिटी स्पीड है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये क्वांटिटी इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस के, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को अगर आप स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये जो दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं ये मल्टीप्लाई होकर आपको सर डिस्टेंस की आप क्वांटिटी कैसे बता देंगे। कि हमें हमें स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई करना है? मुझे समझ में नहीं आई पार्ट। यहाँ पर बेसिकली हमने स्पीड और टाइम को कंसिडर नहीं किया, हमने रेक्टेंगल कंसिडर किया। मतलब एरिया अंडर द कर्व है ना, तो कोई एक शेप ले लेते हैं। हमारे पास रेगुलर शेप से स्टार्ट करेंगे और रेगुलर शेप्स ही हमारे सिलेबस में। तो रेक्टेंगल सबसे इजी शेप है। आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो फॉर एग्जांपल, इसे आप इग्नोर कर दो एक मिनट के लिए, फॉर एग्जांपल आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है,
ये आपके पास इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है। अब आप अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाकर अगर देखो तो पहले वाला रेक्टेंगल ऐसे बन रहा था। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन रहा था, मतलब जो लाइन है उसके अंदर जितना एरिया आ रहा है वो रेक्टेंगल बन रहा है, पहली वाली शेप। दूसरी वाली शेप की अगर बात करें, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बेस होगी वो ये होगी। ठीक है। और हाइट की जगह पर ये आ जाएगा। इसी तरह से रेक्टेंगल में था। सर ये हाइट की जगह क्या आएगा? हाइट की जगह पर अब आप देखो वाई एक्सिस आ रहा है ना, हाइट को अगर आप कंपेयर करो वो इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है। तो हाइट का मतलब वाई एक्सिस, और बेस का मतलब वो एक्स एक्सिस से मेजरमेंट देगा। तो बेस का मतलब जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर है वो आ गई, हाइट का मतलब है जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है वो आ जाएगी। तो इन शॉर्ट दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं जो जो गिवन है ग्राफ में, सिंपल। सही है। तो सर जिस तरीके से लाइंस बनी हुई है, हम खुद उसको एक इमेजिनरी लाइन बना के शेप्स बनाएंगे हम? हाँ, ऐसे ही है। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ जर्नल फॉर्मूला लिखा है, यही ऐसे एज इट इज फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। अब जैसे बी की जगह पर टाइम आपको नजर आ रहा है, हाइट की जगह पर आपको वेलोसिटी नजर आ रही है, तो v इंटू टी डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व खुद चेक कर सकते हो कि वो किसी क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है या नहीं, और ग्रेडियंट भी आप खुद चेक कर सकते हो कि वो किसी के इक्वल आता है या नहीं। ठीक है। और इसमें एक तीसरी शेप यूज करेंगे, तीन शेप्स है हमारे पास सिलेबस में, इन तीनों में से जैसे भी आपके पास ग्राफ में आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, डिपेंड करता है ग्राफ की शेप पर। अभी क्वेश्चंस करेंगे आइडिया हो जाएगा। लेकिन तीसरी शेप भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है ट्रेपीजियम। ये जो मतलब आपने ट्रायंगल बनाया, आपने इसको स्क्वायर क्यों बनाया? आपने ऊपर से भी लाइन ड्रॉ की है एक। सेकंड वाला, जी। वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है बस, सिंपल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 90 डिग्री होती है, जैसे ये बन रहा है। ओके। हाँ, तो वो बस आप उसे राइट एंगल कंसिडर करोगे और कुछ भी नहीं है वो। अब बस फॉर्मूला में पुट करना होगा। बस फॉर्मूला राइट एंगल का होगा, इसका हमेशा सेम होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये चेंज नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, ट्रेपीजियम एक शेप है, इससे आपको एक आसानी ये होगी कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल आप दोनों एट अ टाइम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप रेक्टेंगल के आगे राइट एंगल ट्रायंगल लगा दो तो उसमें क्या होगा कि वो ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये वाली शेप, इसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। सही है, ये ट्रेपीजियम आ जाएगा। ओके। तो इस वजह से इसे हम ट्रेपीजियम कह रहे हैं, और इसमें आपके पास दो शेप्स एट अ टाइम कवर हो रही है, रेक्टेंगल भी और राइट एंगल ट्रायंगल भी। ठीक है। तो जब ये दोनों एट अ टाइम कवर हो जाएंगी तो दोनों एट अ टाइम कवर होने का मतलब ये हुआ कि इसका फॉर्मूला भी चेंज होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, 1/2। तो सिंपली ऐसे कर सकते कि जी, हम सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालें, फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकालें और बिल्कुल दोनों ऐसे को ही, ऐड कर दें। ऐसे ही है। हम इसमें मतलब ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो डायरेक्ट सॉल्व कर लें इसकी हेल्प से, तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये एक और शेप हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाती है, आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें ए और बी मैं बता देता हूँ क्या होगा। जो आपके पास लॉन्ग साइड होगी ना बेस, उसे बी कंसिडर कर लेना आप, ये।
और जो इसके सामने बिल्कुल छोटी साइड है, ये वाली, क्योंकि एक तो ये कर्व मतलब ट्रायंगल के साथ जा रही है, ये ए हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो इसमें भी सिंपल है। इससे ये होता है कि आपके पास शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर कोई एमसीक्यू है, एमसीक्यू पे आप चाह रहे हो, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि उस पर टाइम कम होता है, तो आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम से भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में वैल्यूज डाली डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है। लेकिन अगेन चॉइस आपकी है, जो आपको शेप आसान लगती है अपने लिए सॉल्व करने में, आप वो कर सकते हो। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होती कि ये वाली शेप लगानी थी वो क्यों नहीं लगाई, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? नो सर। ठीक है, बस क्वेश्चंस करोगे तो जो भी डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक, हम्म। मैं ये लिख दूं? एक, हाँ, आप ये लिख लो, मसला नहीं है। जब तक आप ये कॉपी कर लो, मैं क्वेश्चंस ओपन करके देखता हूँ कि कौन सा वाला पहले आ रहा है हमारे पास। सर ये आपने ये सेम चीज क्यों लिखी, मतलब 1/2 t मल्टीप्लाई बाई v और फिर 1/2 v मल्टीप्लाई बाई t? इसमें बस शेप चेंज हुई है, आपके पास क्वांटिटीज तो सेम है। मतलब एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस से आ रही है, एक वाई से आ रही है, बस ये डिफरेंस है। मतलब पहले वाले शेप में रेक्टेंगल था, उसमें लेंथ इंटू हाइट या ब्रेथ इंटू हाइट जैसे भी लिखना चाहो आप, वो आपकी मर्जी है नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं की। सर, सर हम्म, मैं बोल रही हूँ, और जो ट्राइंगल नहीं है, जी जी। आपने ट्राइंगल का सेकंड वाला लिखा है 1/2 t इंटू v, और फिर आपने लिखा इज इक्वल्स टू 1/2 v इंटू t, मतलब सेम चीज। मतलब एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ए इंटू बी हो, बी इंटू ए हो, बात तो एक ही है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी हो, बी प्लस ए हो, एक ही बात है। इसी तरह से वो पहले कोई सा भी आप लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है। सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू। बेसिकली हमने राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला कंसिडर किया, 1/2 b इंटू एच, और वो इक्वल होता है क्वांटिटीज जो हमने मार्क की ग्राफ से, ये वो लिखी हुई है। ठीक है। तो ये पहला वाला जो फॉर्मूला है वो एरिया अंडर द कर्व है रेक्टेंगल के लिए। अगर आपको रेक्टेंगल शेप नजर आएगी, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल शेप नजर आएगी, तो सेकंड फार्मूला अप्लाई करोगे। और अगर ट्रेपीजियम शेप नजर आएगी तो फिर थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। तो तीनों के अपने अपने एरिया की अलग अलग वैल्यूज गिवन है। ठीक है। ओके सर। हो गया यहाँ तक कंप्लीट? सर जस्ट 2 more minutes। ओके।
जी डन सर। ओके। अच्छा, अब इसमें सेम उसी तरह से सेम वही वर्कशीट है कल वाली, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी कंपाइल कर दिए हैं। तो सारे क्वेश्चंस कंपाइल होने की वजह से आपको अलग से पास पेपर्स में ढूंढना ही नहीं पड़ेंगे। ये 2016 से 23 तक की अपडेटेड फाइल है। ठीक है। और यहाँ पर हम पहले लेटेस्ट क्वेश्चन किया करेंगे ताकि आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस मिल सकें। फिर प्रीवियस पे जाएंगे। जैसे आपके पास अक्टूबर नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। इन्होंने इस वक्त इस पेपर में दिया है। ठीक है, 2020 में। उसके अलावा होगा ग्राफ, लेकिन मिक्स फॉर्म में होगा, फोर्सेस के साथ होगा मे बी। ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर एक तो ये है, और ये भी इन्होंने स्काई डाइवर के लिए दिया है। मतलब ये फ्री फॉल वाला ग्राफ है। अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे। अभी हम सिंपल स्पीड टाइम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये। ठीक है। इसमें अब आप देखो, हर क्वेश्चन में फोर्स आपको नजर आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स। तो ये दोनों टॉपिक इस तरह से लिंक होकर आते हैं अक्सर। तो फिलहाल हम इसमें पहला वाला पार्ट देखते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हम कर पाएंगे वो करेंगे पहले। फोर्सेस अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो फोर्सेस वाले पार्ट को हम बाद के लिए छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू इट्स मैक्सिमम स्पीड। फिगर 1.1 इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 25 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन। तो शुरू के 25 सेकेंड्स की जो मोशन है वो उन्होंने आपको दिखा दी। और उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो एक्सेलरेट हुई रेस्ट से, और उस वक्त टाइम 0 था, और अपनी मैक्सिमम स्पीड तक चली गई। और अभी ग्राफ में आपको देखकर ये तो पता चली गया होगा कि 30 से ऊपर गई नहीं है, तो 30 इसकी मैक्सिमम स्पीड है। राइट। यस। तो इस तरह से चीजें आपको खुद से आइडेंटिफाई हो जाया करेंगी ग्राफ में। और इसके अलावा उन्होंने मास ऑफ द कार दिया है 2300 kg, और टाइम जो है वो उन्होंने कहा है कि 0 से 5 के बीच में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है। तो बहुत ही आसान है। अब 0 सेकेंड्स ये रहा, 5 सेकेंड्स ये रहा, यानी यहाँ तक। तो आपको एक चीज क्लियरली पता है कि जब तक स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है उसका ग्रेडियंट, उस लाइन का ग्रेडियंट, उस लाइन का स्लोप सेम आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 से 5 तक एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप जो है वो रूलर रखकर देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन पे रिजल्ट एक्सेलरेशन का सेम आएगा, चाहे आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें से वैल्यूज लिखते हो। सर 15 नहीं होगा? हाँ, ये वाली वैल्यू स्पीड की आ गई 15। ठीक है। और टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। पर और क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो हम इनिशियल को 0 कंसिडर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। और ये T1 हो जाएगा हमारे पास। शो करना जरूरी नहीं होता ग्राफ में, लेकिन सिर्फ अभी क्योंकि पहले क्वेश्चन है स्टार्टिंग, तो इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो जो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट था ना, V-U, वो क्लियर हो जाए कि वहां तो हमने V-U लिखा था, यहाँ हम कर ही नहीं रहे उसे। तो वो बेसिकली इस तरह से किया जा रहा होता है, तो जीरो वैल्यू लिखी नहीं जाती, तो डायरेक्ट वो V/T बन जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी 15, जिस तरह से आपने कहा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 15 है, और टाइम जो है वो 5। सर ये तो मतलब हम ग्रेडियंट के थ्रू फाइंड कर रहे हैं सर। बिल्कुल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना और स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ग्रेडियंट से ही फाइंड होगा। सही है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वरना जिसको फॉर्मूला भी याद होगा ना कि वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो उसे याद आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इसका, क्योंकि ग्रेडियंट में हमने डिवाइड किया था। ठीक है। सिंपल। और क्योंकि यहाँ पर लिखना नहीं है, बताना नहीं है कि आपने क्या किया है, कैसे किया, बस कैलकुलेशन शो करनी है, तो और आसान हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत आसान सा एक इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ था। फोर्स वाला पार्ट अभी हम नहीं कर रहे, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, ये वाला करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन कब आया, आप इनके एयर्स भी चेक कर सकते हो।
ये 2019 का क्वेश्चन है, मतलब ये 2016 से 2023 तक के क्वेश्चंस की फाइल है। उसमें से कोई भी एयर हो सकता है, तो आपको एक आइडिया होता रहेगा कि किस किस एयर में आ रहा है, कंसेक्यूटिव आ रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है, या गैप से आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके बाद है बस इज ट्रैवलिंग बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी। देयर आर बस स्टॉप्स एट ए बी सी डी, बट द बस डज नॉट स्टॉप एट बी एंड सी। तो बी और सी पे नहीं रुकी है, उसके अलावा जो ए और डी स्टॉप है यहाँ रुकी है। तो दो पर रुकी है, दो पर नहीं रुकी। टाइम इस बार मिनट में गिवन है, ठीक है, और स्पीड इस बार किलोमीटर पर आवर्स में गिवन है। तो एक चीज और आपने यहाँ पर नोटिस करनी है कि यूनिट्स इन्होंने अलग दी हैं इस बार। ठीक है, बाकी देखेंगे कि क्या करना है इनका। सबसे पहले तो पूछ रहे हैं डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बस बिटवीन ईच ऑफ द बस स्टॉप, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो हर यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीन आपके पास वेरिएशंस बन रही है। तो तीनों वेरिएशंस में से आपने ये देखना है कि ए से बी तक कैसी मोशन आपको नजर आ रही है, बी से सी तक कैसी नजर आ रही है, और सी से डी तक कैसी नजर आ रही है। तो उन्हें इन ऑप्शंस में से, जो गिवन ऑप्शंस है, इनमें से सेलेक्ट करके लिखना है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि कहाँ पर कांस्टेंट स्पीड होगी, कहाँ पे वेरिएबल, लेकिन जो उन्होंने आपको स्टेटमेंट्स दिए उनमें से सेलेक्ट करके लिखना है। तो पहले वाले के बारे में आप क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, लेकिन कौन सी वाली? जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है। तो तीन तरह की एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इंक्रीजिंग। अच्छा, अब इसमें आपने ना सारी वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई करनी है जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर ग्राफ देखो क्या हो रहा है कि बेंड हो रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बेंड होने का मतलब है ये डिक्रीज हो रहा है, तो यानी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा वो। सही है। ओ ओके। तो ये अब चीजें अब आपने सारी खुद अब आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि वो उस पर एक एक मार्क दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके पीछे नॉलेज इंक्लूड होगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, अभी तो हम देख रहे हैं चीजें। ये हो गया डिक्रीजिंग। बी से सी तक तो आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोबारा से देख लो एक बार ग्राफ। स्टेशनरी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कुछ और? ये वाला स्टे ऑप्शन तो हो गया स्टेशनरी। जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है। तो स्पीड टाइम ग्राफ के हिसाब से स्पीड कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, अभी अभी हमने बनाया था। ये रहा पहला वाला ग्राफ, कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि आप देखो, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी क्या गिवन है ये देखना होता है। वाई पर गिवन है स्पीड, अब वो 40 पर कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। तो आप देखो वही वाला ग्राफ हो गया ये पहला वाला, कांस्टेंट स्पीड। सही है। सर, ये कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या फर्क है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कांस्टेंट एक्स स्पीड का मतलब ये होता है कि आपके पास देखो स्पीड तो लिखी हुई है ना वाई एक्सिस पे, इसकी वैल्यू है 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर्स इस ग्राफ में। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्पीड से चलते हो, जैसे यहाँ पर 40 से अगर चलते हैं हम, तो हमारे पास ये लाइन ऐसे चलती जाएगी, राइट। टाइम बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड की वैल्यू उन्होंने लिखी है पहले से, उसमें जब तक कोई चेंज नहीं आएगा तब तक कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड का चेंज कांस्टेंट आता रहे। मतलब अगर आप उसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब जो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज लाजमी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है। अब आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके देखना। एक्सेलरेशन में था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा, सिंपल करके लिख रहा हूँ, इक्वल
चलो रेट का वर्ड भी हटा देते हैं और इजी कर देते हैं। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड भी इसके साथ में लिख देता हूँ, तो आपको और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्वांटिटीज वाइज भी फर्क होता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ इक्वल चेंज इन डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी कार लेट सपोज मूव कर रही है एक स्पीड से। ठीक है। अब बीच में आता है स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड क्या होगी उसके, जब स्पीड ब्रेकर आएगा स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि आप एक्सेलरेटर को रिलीज करते हो और ब्रेक को प्रेस करते हो। ठीक है। फिर जब आप स्पीड ब्रेकर से आगे जाओगे तो आप फिर से एक्सेलरेटर को प्रेस करोगे। एक्सेलरेटर प्रेस करोगे तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी फिर से। तो ये जो आप स्पीड को चेंज कर रहे हो ना, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है। लेकिन अगर आपका रेफरेंस चेंज हो जाए, मतलब अब आप ये देखना चाह रहे हो कि जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ठीक है, तो पहले जो डिस्टेंस कवर किया वो आपने जल्दी किया या बाद में जो डिस्टेंस कवर किया वो जल्दी किया, तो डिस्टेंस और टाइम को जब कंपेयर करेंगे तो वो फिर स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके। तो सर स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को देखे जाएगा और डिस्टेंस टाइम बिल्कुल ग्राफ में स्पीड को देखा जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर यही होता है फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो स्पीड और एक्सेलरेशन हमें एक ही लगता है, जबकि वो ऐसा है नहीं। आप अपनी कार में स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है उसकी एग्जांपल ले लो। वो जब आपको एक वैल्यू दिखा रहा होगा, जैसे वो 40 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है और वो आपको कंटिन्यूसली वही वैल्यू दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सिंपल वर्ड में क्या बोलोगे कि आप एक ही स्पीड से चल रहे हो, कार एक ही स्पीड से चल रही है कांस्टेंट। ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि स्पीड एक ही है, यानी आप हर इक्वल टाइम में हर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। एक्सेलरेशन वहां है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा। मतलब आप एक ब्लॉक लो, ब्लॉक लेकर आप एक्सेलरेटर वाले पैडल पे रख के छोड़ दो, अब वो पूरा टाइम एक ही स्पीड रहेगी क्योंकि आप खुद से चेंज कर ही नहीं रहे। तो ठीक सर है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें मतलब एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ स्पीड उसमें स्पीड आता है, हाँ उसमें आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जब आप ए लेवल्स में पढ़ोगे तो वहाँ कर्व अगर उसमें बना दिया जाए तो एक्सेलरेशन वहाँ भी शो की जा सकती है। लेकिन अगर अभी करोगे आप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बस मतलब सर आप मेरे अभी, reference में तो नहीं है ना ये। नहीं उसमें नहीं है, तो बस आप इसको ऐसे ही याद रखोगे जैसे हमने ग्राफ यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। ठीक है। सिंपल। तो मतलब जब भी डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही होगी तो सिर्फ स्पीड की बात होगी कि स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट ऐसे है ही। या इंक्रीज। 99% सारे केसेस में ऐसा ही होगा, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा होगा, लेकिन वो हम आखिर में करेंगे जब ये सारी चीजें आपको करना आ जाएंगी, तो फिर जब डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू में होगा कहीं 1 मार्क के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं। तो फिर वो आपको चीज ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है। सर स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा एक्सेलरेशन की बात होगी। स्पीड और एक्सेलरेशन की बात होगी इन दोनों की। इसमें आप देखो डिस्टेंस की बात जो होगी वो एरिया में होगी, वो तो बिल्कुल ही एक अलग केस है, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, अब देखो दोबारा क्वेश्चन पे आओ, वरना अगर ये कुछ भी आप नहीं देखो ना, आप सिर्फ इतना देखो
कि उन्होंने कहा है कि बी से सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा सही तो। अब बी से सी को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक चीज को आइडेंटिफाई ये करते हो कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली एक ही चल रही है। मतलब स्पीड और एक्सेलरेशन को अगर हटा दें फिलहाल के लिए, तो हमें बी और सी पर ये चीज पता चल रही है कि कांस्टेंट वैल्यू कंटिन्यू है। राइट। मतलब आप देखो 40 चलती रहेगी, ये पूरी लाइन 40 की है। ऐसा है, इसमें कोई कंफ्यूजन? जी नो सर। ठीक है, अब देखो आपने जब ये कहा कि ये पूरी लाइन 40 किलोमीटर पर आवर की है, तो ये किलोमीटर पर आवर क्या चीज है? ये स्पीड है। तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। सही है। सर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम तो कांस्टेंट नहीं है ना। हाँ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन आप हर टाइम एक ही स्पीड से चल रहे हो, तो चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब वो जो स्पीडोमीटर हमें दिखा रहा है वो 40 दिखा रहा है हर वक्त। तो टाइम भले चेंज हो रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगा। अगर आप इसको इतना डीप में हर बार डिस्कस करोगे ना, तो आप हर ग्राफ में खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे क्वांटिटी गिवन है उसे उसी क्वांटिटी के साथ सॉल्व करो तो इजी रहेगा। अगर आप हर ग्राफ में सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कंपेयर करना चाहोगे, तो फिर आपसे कोई भी ग्राफ सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक लाइन की बात उन्होंने की, आप उसी लाइन को रेफरेंस लो, बी से सी। और बी से सी आपको ये पता चला यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू चल रही है। अब वो कांस्टेंट वैल्यू आपने चेक की, वो 40 है। 40 क्या? किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर का मतलब है स्पीड, तो आप सिंपल आंसर लिखोगे कांस्टेंट स्पीड, खत्म। अब आप सर इसमें। जी। सर इस जगह अगर स्पीड की जगह अगर डिस्टेंस होता तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि बॉडी अपनी जगह से हिली नहीं है, उसका जो डिस्टेंस है वो ये है। डिस्टेंस अगर सेम होता तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट। यानी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है बॉडी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, तो वो तो रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये होता। ठीक है। ओके। इसमें आप देखो, अभी जिस तरह आप हर ग्राफ को कंपेयर कर रहे हो ना एक क्वेश्चन में, वो ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करने लगो क्वेश्चन, तो उसमें ऐसा नहीं करना, वरना बहुत ज्यादा फिर आपको डाउट होगा हर क्वेश्चन में खुद से ही। आपको भले सारे कॉन्सेप्ट सही आते हो, लेकिन जब कंपैरिजन में जाएंगे ना अभी इस लेवल पे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसमें फिर डाउट आते हैं बहुत सारे कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ये वैसे भी तो हो सकता है। फिर आपके आंसर्स गलत होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए अभी इसको बहुत इजी रखो, जो क्वांटिटी है उसी से सॉल्व करो। क्वेश्चन आपने पूछे वो सही है, आपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करने बैठो तो ऐसा नहीं करना। इसलिए लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, तो मैंने सिर्फ उसी के क्वेश्चन सर्च किए थे। ठीक है, अभी स्पीड टाइम कर रहे हैं तो इसलिए इसके क्वेश्चन सर्च किए हैं, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। जब कर लेंगे तो फिर मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो खुद से। तो बिटवीन सी और सी, बी और सी में आपको ये पता चला मूविंग फॉरवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, एक और चीज इन्होंने लिखी हुई है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ कि अभी तो 40 से हम आगे जा रहे थे ना, तो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी हमारा फॉरवर्ड जा रहा था, तो इसलिए फॉरवर्ड आ रहे हैं अभी हम, क्योंकि ग्राफ ऊपर ही चल रहा था। हाँ, अगर लाइन ये जैसे डिक्लाइन हो गई है, इसमें अब हम क्या हो रहा है, वापस आना शुरू हो रहा है, मतलब डिक्रीज आना शुरू हो गया अब। ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। सर ये समझ में नहीं आया मुझे। एक मिनट बता देता हूँ। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ कि जब आपने ए से स्टार्ट किया, जब बस ने ए से स्टार्ट किया, उस वक्त हम थे जीरो पर। ठीक है। जीरो से फिर आप स्टार्ट हुए आगे चलना, और जीरो से आप पहुंचे 40 तक। जब आपकी स्पीड जीरो से 40 होगी, तो आप कहाँ मूव कर रहे होगे? फॉरवर्ड मूव कर रहे होगे। राइट। हम्म। क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि ये चारों अलग अलग स्टॉप हैं। तो आप ए से बी तक गए, इसका मतलब आप एक स्टॉप से दूसरे पे गए हो। फिर बी से सी पर गए हो,
तो इससे ये चीज क्लियर पता चल रही है कि आप आगे जा रहे हो, पीछे नहीं आ रहे। हाँ, अगर बी से ए आ रहे होते तो हम ये कहते कि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, बी से ए रिवर्स आ रहे हैं। लेकिन बी से सी तक आप गए हो, बी से सी तक का मतलब ये हुआ कि आप फॉरवर्ड गए हो। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने मार्किंग की है, तो बी से सी का मतलब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पर फॉरवर्ड सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम सी से बी की तरफ आ रहे होते, अगर वो कहते हैं हम यहाँ सी से बी की तरफ आए हैं, तो फिर आप ये लिख सकते थे कि रिवर्स आ गए हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी हम फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। अब जैसे सी और डी है, अब सी और डी में आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि लाइन ड्रॉप होकर नीचे चली गई, यहाँ पे डिक्रीज आ गया अब। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे डिक्रीज आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 40 से ड्रॉप होकर हम जीरो पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग वाला आंसर होना चाहिए। ये दो हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इन्हें क्रॉस कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि स्टेशनरी तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसे हटा देते हैं, क्योंकि वो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो स्टेशनरी हो। अब बचे आपके पास तीन ऑप्शन: कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मूविंग बैकवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन होना जरूरी थी, राइट, जो कि सिर्फ एक ही बार आई है बी से सी, उसके अलावा नहीं आई। अब दो ऑप्शन रह गए, या तो ये या तो ये। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सी और डी के लिए सही होगा? कांस्टेंट डीसल एक्सेलरेशन। पर सर ये तो एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, डिसेलरेट हो रहा है तो। हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो, ये चीज आपने खुद ही डिफरेंशिएट कर ली, राइट, कि कांस्टेंट ये तो डेसेलरेट कर रहा है। अच्छा, अब देखो डेसेलरेट के बारे में दोबारा से आप बेसिक्स पे जाओ। हमने क्या पढ़ा था कि जब स्पीड डिक्रीज होगी तो उस वक्त डेसेलरेशन होगी। लेकिन अगर आप उसे जर्नली एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं ना, मतलब चेंज इन स्पीड तो कह सकते हैं। जैसे बेसिक डेफिनेशन है ये रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर जर्नली देखो तो वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो इसी तरह से यहाँ पर चाहे बढ़ रही हो चाहे कम हो रही हो, वो एक अलग बात है, लेकिन चेंज तो आ रहा है, तो हम उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं, राइट। तो यस। अभी जो ऑप्शन है उनमें से बेस्ट चॉइस जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, राइट, इंक्रीजिंग तो नहीं है। तो इस वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर हम स्टेशनरी क्यों नहीं कह सकते उसे, वो जो लाइन स्ट्रेट थी। स्टेशनरी इसलिए कह नहीं सकते क्योंकि अब आप ये देखो कि 40 से, ये सी से डी वाली लास्ट वाली, या बी से सी वाली पूछ रहे हो आप? नहीं सर, हाँ, बी से सी वाली इसलिए नहीं स्टेशनरी कह रहे क्योंकि इस पे देखो स्पीड की वैल्यू आ रही है, और जब बॉडी की स्पीड होती है तो उसका मतलब है वो चल रही है, वो रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अगर ये जीरो होती तो रेस्ट में होती, लेकिन ये चल रही है। सर अगर बिल्कुल जीरो नीचे होता, अगर ये फिर आप 40 कह पे ना होता तो ये स्टेशनरी हाँ, होता। फिर आप कह सकते थे स्टेशनरी है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्पीड जीरो पे रुकी हुई है, यानी ये चल नहीं रही है, ये जीरो पर है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो बी पार्ट है, द एवरेज स्पीड ऑफ बस बिटवीन ए एंड डी इज 23 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है बेसिकली वो ए एंड डी के बीच में उन्होंने आपको बता दी, वो इतनी है। अब आपने ए और डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब ए और डी एक बार देख लेते हैं। ए और डी जो है वो पूरा ओवरऑल उन्होंने बता दिया आपको, क्योंकि पूरा देखो आप ग्राफ इरेगुलर है, और इरेगुलर के बारे में हमने कोई कैलकुलेशन नहीं पढ़ी, हमने रेगुलर शेप्स के बारे में पढ़ी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको पूरा ओवरऑल खुद से बता दी स्पीड क्या है। ठीक है, ये ओवरऑल स्पीड आ गई पूरे जर्नी की। अब उन्होंने आपसे कहा है कि डिस्टेंस निकालना है आपने। अच्छा, ग्राफ से आप सर बाकी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है ना, तो स्पीड बस हम मल्टीप्लाई टाइम ढूंढ बाय, लेंगे।
हाँ, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे, टाइम ये गिवन 2। ठीक है। अच्छा, बस फर्क कितना है, 46। हाँ यूनिट अलग अलग आ रहे हैं। जो हमने सबसे पहले चीज मार्क की थी ना, अब वो इम्पोर्टेंट आपके काम आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि टाइम जो गिवन है वो मिनट में है, और यहाँ पर जो टाइम है वो आवर्स में है। तो दोनों अलग हैं। तो इनको पहले एक यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, या तो आप आवर्स में ले जाओ, मिनट्स में ले जाओ। ऐसा यूनिट तो सेकंड्स होता है, लाना तो हमें सेकंड्स में चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आप देखो 3 मार्क्स भी दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर होगी लाजमी। ठीक है, अगर 1 मार्क होता तो हमें समझ आता कि ये यूनिट कन्वर्जन किए बगैर आंसर आ रहे हैं यहाँ। लेकिन 3 मार्क्स वो दे रहे हैं, तो फॉर्मूला इतना मुश्किल तो नहीं था कि उसके 3 मार्क्स दे दें। 1 मार्क काफी था एक फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट की कन्वर्जन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे सबसे पहले स्पीड का यूनिट है, इसे मीटर पर सेकंड में लेकर आते हैं। चलिए, एक मिनट, मैं आपको सॉल्व करके दूं। हाँ, आप दोनों यूनिट सॉल्व करके देखो। और टाइम की वैल्यू थी 2 मिनट्स। तो इन दोनों को आप कन्वर्ट करके देखो कि आपके पास क्या आंसर्स आ रहे हैं। 2 मिनट्स सही है। सर 191। 191 कंप्लीट आंसर आ रहा है। नहीं, डेसिमल्स में आ रहा है। नहीं मतलब 191 जो आ रहा है, ये डिस्टेंस का आंसर निकाला है आपने, या सिर्फ अभी स्पीड को कन्वर्ट किया है? नहीं नहीं सर, मैंने पूरा डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाला है ना? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। हाँ चेक कर लो, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटीज कन्वर्ट होंगी अलग अलग, फिर वो कंबाइन होंगी, तो इस वजह से। सर मैंने मल्टीप्लाई किया 23,000 को विथ 120। अच्छा देखो, मैं आपको कन्वर्जन भी करके दिखा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास अभी इसमें जो वर्किंग करनी है, अभी एक पार्ट और भी है। तो आप चेक कर लो कि आपने जो वर्किंग की थी उसमें क्या हुआ और यहाँ पर क्या करना था। अच्छा, सबसे पहली बात, किलोमीटर को मीटर में लाना है। एक एक करके आप सॉल्व करो, आसान रहेगा। आप इसे सिंपल कर लो, 23 किलोमीटर और पर आवर, ये ऐसे लिखा हुआ है, सही है, सिंपल। किलोमीटर से मीटर में जाने का मतलब ये हुआ कि लार्ज यूनिट से जब हम स्मॉल में जाएंगे, तो अभी हम लार्ज से मल्टीप्लाई बाय स्मॉल में जा रहे हैं। 1000। बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मल्टीप्लाई होता है। अब हर क्वांटिटी का अपना एक नंबर होता है, तो उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जैसा आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1000 बिल्कुल सही है। अब डिवाइड में जो टाइम है ना, इसकी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये। तो 1 आवर में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सही है। अब सर इसका टाइम। टाइम को सेकंड्स में लेकर आएंगे हम। ये जो 60 है, ये 60 मिनट्स है, और ये सेकंड्स।
इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये मिनट्स है ना, इसको सेकंड्स में ले आएंगे ताकि पूरा यूनिफॉर्म हो जाए। 2 × 120 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो आंसर आ जाएगा 6.38। सर आपने 60 से क्यों उसे 260 से क्यों डिवाइड किया है? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है। ओ तो सर उसको आवर से हटाने के लिए। आवर से सेकेंड्स में लाने के लिए। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसलिए 2 बार 60 आ रहे हैं यहाँ। ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 23,000 और डिवाइडेड बाय 60 × 60। फाइनल आंसर आएगा 6.4 राउंड ऑफ। तो ये इसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में। ठीक है। और टाइम आ गया 120 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 768। 766 आ रहा है। राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 770 कर सकते हो आप। ठीक है। क्योंकि आंसर्स में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आप भी अभी से ये कोशिश करो कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखो, ताकि अभी प्रैक्टिस रहे आपकी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की। लास्ट में अगर करते हैं तो फिर ये होता है कि पहले तो हमने किया नहीं था, अब क्यों कर रहे हैं, तो फिर मेरे पास कंफ्यूजन होगी। 768 आ रहा है बिल्कुल, मतलब हाँ तो एग्जैक्ट नंबर। कोई 760। डेसिमल। हाँ 768 आ रहा है, सही है, कोई मसला नहीं है। अभी इसमें हमने सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है। ठीक है। ये 1 और ये 2, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप अपना भी आंसर लिख सकते हो 268, वो भी सही है। लेकिन कोशिश ये करो कि आप सारे आंसर्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखने की ट्राई करो। ठीक है। आपने जो आंसर बताया वो भी बिल्कुल सही है। 760 भी लिख सकती थी। नहीं 760 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के बाद देखो 8 है। तो अगर राउंड ऑफ करना है तो आगे की तरफ करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 770 के क्लोज आ गया। ठीक है। तो 60 पे राउंड ऑफ नहीं करना, आपने 70 पे करना है, जैसे किया है। ठीक है। तो वो भी लिख सर ये लो। जो 23 किलोमीटर पर आवर है, इसका यही मतलब है कि 23 किलोमीटर मतलब पर आवर में वो ट्रैवल कर रहा है, तो बिल्कुल इसीलिए ऐसे आपने ही। इसको मतलब डिवाइड किया 260 1 आवर से से। ताकि वो सेकंड्स में कर। बिल्कुल सेम यही बात है। ठीक है। सर वो तो मतलब वो तो फिर टाइम हो गया ना ऐसे तो। नहीं नहीं, उसके साथ डिस्टेंस भी है। 6.4 मीटर्स 1 सेकंड में कवर हो रहे हैं, यानी स्पीड की बात हो रही है। अगर सिर्फ ये होता 1 सेकंड तो फिर टाइम होता। हमने मीटर्स भी तो लिखा है ना, कि इतने मीटर हम 1 सेकंड में कवर कर रहे हैं, तो ये स्पीड है। सही है। ऊपर डिस्टेंस, नीचे टाइम। और सर 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? 1 से इसलिए क्योंकि 1 आवर लिखा हुआ था, किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर की बात हो रही है। अगर जैसे लिखा होता 23 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो फिर हम 4 लेते। अभी उन्होंने लिखा है 23 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है एक की बात हो रही है। ठीक है। अगर एक से ज्यादा होते तो वो लिखते कि 23 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, जितने भी होते। सही है। तो वो लिखा होता है। ऑलराइट। और उसके बाद उन्होंने कहा लास्ट पार्ट में कि द बस स्टॉप्स एट डी फॉर 1 मिनट। तो डी पर वो 1 मिनट के लिए रुकी है, और उसके बाद वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती गई फॉर 30 सेकेंड्स। तो अभी हमारा जो ग्राफ खत्म हुआ था वो डी पे खत्म हुआ है। इसका मतलब है डी पर खत्म होने के बाद अगर हम उसे आगे देखें तो उन्होंने कहा है कि वो 1 मिनट के लिए रुकी है। 1 मिनट के लिए रुकने का मतलब यहां तक वो रुकी रही है, तो ग्राफ थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ऐसे। अब जो वो आपकी रेस्ट वाली बात थी ना, ये वो आ गई। अब हमने इस ग्राफ को 0 पर ही आगे बढ़ा दिया, यानी ये रेस्ट में है। ठीक है। तो 2 से हम 3 मिनट पे चले गए, क्योंकि 1 मिनट हमने रेस्ट किया है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि उसके बाद उसने कांस्टेंट एक्सेलरेट किया 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है। अब वो कह रहे हैं स्केच अ पॉसिबल ग्राफ फॉर दिस एडिशनल मोशन
और लेबल एक्स व्हेन द बस स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट एंड लेबल वाई फॉर 30 सेकेंड्स लेटर। तो जहां से इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया वहां एक्स मार्क करना है ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपने कहाँ से मार्क किया है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सेलरेट करना, क्योंकि यहाँ 1 मिनट पूरा हो रहा है। तो यहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू करेगी, और उसने क्वेश्चन में लिखा है कि 30 सेकेंड्स। 0.1 मिनट। 0.5 मिनट यानी आधा मिनट, राइट। जी। तो आधा मिनट यहाँ पे कवर हो रहा है। तो हमने बस यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पॉसिबल स्केच या पॉसिबल ग्राफ। अब उन्होंने वैल्यूज सारी नहीं बताई, तो हमें नहीं पता उसे कितना ऊपर लेकर जाना है कितना नीचे लेकर जाना है, बस जितनी इंफॉर्मेशन दी है उससे आपने पॉसिबल ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जो लाइन बनाएंगे वो बनाएंगे सिर्फ 3.5 तक अपने हिसाब से, जैसे कि ये। और ये हो जाएगा वाई, मतलब 3.5 से आगे नहीं जाना चाहिए। सही है। अब उन्होंने ये नहीं बताया था कितना ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा कितनी कम स्पीड से जाएगा, उन्होंने बस कहा कि पॉसिबल आप ग्राफ बना दो। तो ये पॉसिबल ग्राफ बन गया। ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट। हर बार ऐसा नहीं होगा वैल्यू सारी दी जाए, कभी कभार वो जर्नल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी उन्होंने पूछी, और इसलिए उन्होंने एक्स और वाई पॉइंट्स का कहा। वरना वो आपसे वैल्यूज देते कि इस वैल्यू से आपने यहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है। ये आपके ओ, पास इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।